हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको होम साइंस से संबंधित सभी डाउट क्लियर किए जाते हैं तथा टीजीटी, पीजीटी, नेट, डीएसएसबी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, इसी तैयारी के सीरीज में मैंने पहले दिन आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था। पहले दिन हमने क्या पढ़ा था? तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था। इसी श्रृंखला में अब तक मैंने जो कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं तथा उनके जितने भी प्रकार हैं, जितने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के जितने भी टाइप हैं, वो हमने आपको बता दिया है। तथा आज 2 दिन से जो मेरी क्लासेस हो रही है यूट्यूब पे, वो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय संबंधी हो रही है, यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उससे संबंधित हम लोग जो है इस सीरीज में बातें कर रहे हैं। तो अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया एक बार मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक बार रिमाइंड करा दें कि हम लोगों ने कितना पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले दिनों में ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया क्या होती है। ठीक, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया जाता है, ठीक, ग्लूकोज से क्या बनाया जाता है? जब हमारे शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया जाता है तो उस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। हम लोगों ने ग्लाइकोजेनेसिस की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको पूरा अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। आगे हम आपको बता दें, उसके बाद मैंने आपको बताया था ग्लाइकोजीनोलिसिस, यानी कि जो भंडारित ग्लाइकोजन हमारे लीवर और हमारे स्केलेटल मसल्स में होता है, वो किस प्रकार से टूटेगा और टूट करके हमें ऊर्जा देने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आपको मैंने पिछली कक्षाओं में बता दिए थे। ठीक, ये अभी तक हमने देखा कि तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, अर्थात ग्लूकोज जब रहेगा तो रक्त में रहेगा तो हमको ऊर्जा देगा, या उसका भंडारित स्वरूप जिसको हम ग्लाइकोजन कह रहे हैं ये रहेगा तो हमारे बॉडी में ऊर्जा देने का कार्य करेगा। लेकिन यदि मान लीजिए हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति नहीं है, तो पहली बात तो हम यही जान लेते हैं कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति कब नहीं होती है, या हम हमारे बॉडी में ग्लूकोज की उपस्थिति कब नहीं होती है। तो या तो अपर्याप्त भोजन मिले, यानी कि अनसफिशिएंट फूड मिले, उतना हमारे बॉडी के लिए पर्याप्त नहीं ना हो। ठीक है, अपर्याप्त भोजन हमें मिले, ठीक, तो ऐसी स्थिति होती है। तथा यदि जो हम भोजन ले रहे हैं वो कैसा हो, वो उस न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन ना कर पाता हो जो हमारे बॉडी की नीड हो। ठीक है, तो कहेंगे या तो अपर्याप्त, यानी कि अमाउंट ही कम ले रहे हैं हम, या तो जो ले रहे हैं उसका स्तर कैसा है, वह निम्न स्तर का है, कह सकते हैं वो निम्न स्तर का भोजन है, उसके अंदर वो सभी गुण नहीं व्याप्त हैं, तो हमारे बॉडी में ये क्रियाएं देखने को मिलेंगी कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की या ग्लूकोज की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, मैंने बताया जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो फिर तो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में होगी। ठीक, तो जब कभी हमारे बॉडी में ग्लूकोज की डिफिशियंसी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन, तथा मोस्टली बात हम कर रहे हैं फैट के द्वारा किया जाता है। वह ऊर्जा देने का काम कौन करना शुरू कर देता है? प्रोटीन करना प्रारंभ कर देती है, वसा करना प्रारंभ कर देती है। ये प्रोटीन और वसा का जो भंडारित स्वरूप होता है, ठीक, वो कहाँ पर होगा? या तो हमारे मांसपेशियों में होगा, मांसपेशियों में, या तो हमारे लीवर में होगा जिन्हें हम यकृत कहते हैं, या तो हमारे एडिपोज टिश्यू में पाया जाएगा। ठीक है, मैंने बताया आपको कि या तो हमारे स्केलेटल मांसपेशियों में, या तो हमारे लीवर में, या तो हमारे एडिपोज टिश्यू में ये भंडारित स्वरूप में पाए जाते हैं। अब मैंने कहा ग्लूकोज नहीं है, तो जब इनसे ऊष्मा मिलेगी तो इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, इसी के बारे में आज हम लोग को पूर्ण वर्णन करना है, या इसी के बारे में सीखना है कि जब कभी भी हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोज की अनुपस्थिति में हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण प्रोटीन या अन्य कार्बनिक पदार्थों के कारण होते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी हमारे बॉडी में ऊर्जा का निर्माण कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में होता है, तो उस
क्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो कहेंगे जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति के कारण ऊर्जा का निर्माण हो रहा हो तो उस क्रिया को हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस का नाम देते हैं। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन जब टूट करके हमारी बॉडी में ऊर्जा देने का कार्य कर रहा, परंतु ये जो भंडारित ग्लाइकोजन है वो कहाँ से मिलेगा हमको? तो कहेंगे ये भंडारित ग्लाइकोजन हमें या तो गिलसराल से मिल सकता है, ठीक, कहाँ से? या तो गिलसराल से मिल सकता है या अमीनो एसिड से मिल सकता है, अमीनो एसिड से मिल सकता है, या कह सकते हैं एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसको हम पाइरुवेट कहते हैं इससे मिल सकता है, तथा मिलने वाला ये जो एनर्जी का मॉलिक्यूल है ये हमको मिल सकता है फैटी एसिड से। ठीक है, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड से मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिनके कारण हमारे बॉडी में ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्रिया संभव हो पाती है। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि ये क्रिया होती कैसे हमारे शरीर में है। ठीक, तो मैं इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जब ग्लाइकोजन टूटने का चरण तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा? तो ये क्रिया भी दो जगह होती, मुख्य रूप से दो जगह होती है। पहली तो लीवर हम कहेंगे कि लीवर में होगा यानी हमारे यकृत में। दूसरा हमारा कहाँ होता है? तो कहेंगे स्केलेटल मसल्स में होता है, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक, तो पहला कहाँ होगा? लीवर में होगा। दूसरा कहाँ होगा? तो कहेंगे स्केलेटल मसल्स में होता है। लेकिन क्या ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्रिया अदर किसी पार्टों में नहीं होती है? तो हम कहेंगे नहीं मैडम, ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया किडनी के कुछ भाग में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर? तो कहेंगे किडनी के कुछ भाग जिसे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ठीक, रीनल कॉर्टेक्स में भी यह क्रिया देखने को मिलती है। ठीक, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहाँ कहाँ हुई? कहेंगे लीवर में हुई, स्केलेटल मसल्स में हुई तथा किडनी के रीनल कॉर्टेक्स भाग में यह घटना होती है। ठीक है, चलिए क्रम पढ़ते हैं किस किस प्रकार से होगी या किन किन जो है अपव्यय, किन किन अवयव की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको बताया था कि जब हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज टूटता है तो एक पाथवे के द्वारा टूटता है। यहाँ पर भी वही ग्लाइकोजन टूट रहा है, लेकिन वो जो भंडारित ग्लाइकोजन है वो वसा के पार्टिकल से या फिर कह सकते हैं अमीनो एसिड का पार्ट है। ठीक, तो जब ग्लाइकोजेनेसिस हमारे बॉडी में होती है तो दो प्रक्रिया के माध्यम से या दो पाथवे के माध्यम से होती है। जो पहली प्रक्रिया होती है उसे वायवीय कहते हैं, वायवीय स्थिति, वायवीय स्थिति अथवा इसे कहते हैं एरोबिक कंडीशन। क्या कहते हैं? एरोबिक कंडीशन। ठीक है, दूसरी जो होती है वो कहते हैं अवायवीय स्थिति, अवायवीय स्थिति अथवा इसे कहा जाता है एनारोबिक कंडीशन। ठीक, क्या कहा जाता है? तो कहेंगे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, O2 प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे वायवीय स्थिति, और इसमें O2 एब्सेंट है यानी ऑक्सीजन हमारा जो है वो नहीं पाया जा रहा है, उसे कहेंगे अवायवीय स्थिति। जब वायवीय स्थिति होती है तो वायवीय स्थिति में जो भंडारित ग्लाइकोजन है वो टूट करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, वायवीय में क्या मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट, और अवायवीय यानी एरोबिक कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट और एनारोबिक कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, इसके बारे में ध्यान से आप लोग देखिएगा, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो जब वायवीय कंडीशन अर्थात एरोबिक कंडीशन होगी तो एरोबिक कंडीशन में जो ग्लूकोज टूटेगा वो ग्लूकोज टूट करके पाइरुवेट बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा? तो कहेंगे ग्लूकोज टूट करके अभी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसको हम पाइरुवेट कहते हैं उसका उत्पादन करता है। ठीक, और यही पाइरुवेट चला जाता है हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रब साइकिल। क्या कहते हैं? क्रब साइकिल या क्रब साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाएगा, वहां पर जाकर के ये क्या करता है, ऊर्जा के अणु जिसे हम ATP कहते हैं उसका उत्पादन कर देगा। ये तो बात हो गई जब हमारे शरीर में
वायवीय है, अर्थात हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन का स्तर उस लेवल पे है जहाँ जो हमारी बॉडी के ऊर्जा निर्माण करने की अवस्था में रिक्वायर होती है, उसकी डिमांड होती है। बात करते हैं अवायवीय स्थिति की। क्या अवायवीय स्थिति में हमारे बॉडी में जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया नहीं होगी, लेकिन इससे पाइरुवेट ना बन करके क्या बनेगा, जब ग्लूकोज टूटेगा, क्या टूटेगा, जब ग्लूकोज की अणु टूटेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार उत्तर प्रदेश की जो है टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछा गया है। लैक्टिक एसिड से क्या होता है, तो कहेंगे लैक्टिक एसिड से मांसपेशियों में थकान होती है। ठीक है, मांसपेशी थकान का कारण बनता है लैक्टिक एसिड। ठीक, अभी मैंने आपको बताया है कि वायवीय परिस्थितियों में जब ग्लूकोज टूटेगा तो पाइरुवेट बनाएगा और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट चला जाता है हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में। लेकिन जब अवायवीय परिस्थितियां हमारे शरीर में होती हैं तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। अब हमें जानने की यह आवश्यकता है कि जो अवायवीय परिस्थितियों के कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण हुआ है, क्या इससे ऊर्जा का अणु नहीं मिलेगा? तो हम आपको बता दें कि ये लैक्टिक एसिड चला जाता है कहाँ पर, हमारे लीवर में। ठीक है, लीवर में जाएगा, लीवर में जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज के अणुओं में। ठीक है, ग्लूकोज के अणुओं के बाद ये कहाँ चला जाएगा, कोरी साइकिल। ध्यान रखिएगा, कोरी साइकिल में क्या होता है, तो हम बताएंगे कोरी साइकिल को लैक्टिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। लैक्टिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो कहेंगे लैक्टिक एसिड साइकिल या जो हमारी कोरी साइकिल है उसमें अवायवीय परिस्थितियों में प्राप्त जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो टूट करके ऊर्जा की अणुओं का निर्माण करता है। ठीक है, आयत में मान लीजिए कभी किसी व्यक्ति के शरीर में जो ये मांसपेशियों में या कह सकते हैं जो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड मिला है वो ना टूटे तो क्या हो जाएगा, जब कभी भी हमारे मांसपेशियों में या हमारे यकृत में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है तो इस कंडीशन को लैक्टिक एसिडोसिस के नाम से जाना जाता है। एसिडोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस क्या है, तो कहेंगे लैक्टिक एसिडोसिस अवायवीय परिस्थितियों में जब ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया होती है और ऊर्जा का अणु टूट करके हमें लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड का उत्पादन कर देता है और उस लैक्टिक एसिड के अणु को हम कोरी साइकिल में भेज देते हैं। यदि यह क्रिया बाधित हो जाती है तो हमारे शरीर में या हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव होना प्रारंभ हो जाता है जिससे हमारे मांसपेशियों में थकान होना प्रारंभ हो जाती है और इसे हम लैक्टिक एसिडोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई, मैंने आपको ये श्रृंखला जो बताई है ये मैं पॉलीसेकेराइड के अंतर मैंने आपको बताया कि पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोजन का किस प्रकार से और ग्लूकोज का किस प्रकार से विघटन होता है या ग्लाइकोजन बनता कैसे और ग्लाइकोजन टूटता कैसे है। ठीक है, इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड होता है जिसे हम डेक्स्ट्रिन का नाम देते हैं। क्या, जिसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन क्या है, तो कहेंगे डेक्स्ट्रिन भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड होता है जिसका मानव के जीवन में और हमारे फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, क्या महत्व होता है, तो हम जानते हैं कि जो ये डेक्स्ट्रिन होता है जब हम स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को लेकर के उस पर हीट देते हैं, वो कौन सी हीट, तो कहेंगे कि इसमें जब हम ड्राई हीट देते हैं, सूखी उष्मा को दिया जाता है। ठीक, क्या देते हैं, तो कहेंगे जब इस पर हम ड्राई हीट देते हैं तो स्टार्च पर ड्राई हीट देने के उपरांत डेक्स्ट्रिनाइजेशन
जेसन की क्रिया होती है, अर्थात स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कहेंगे डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। और परिवर्तित होकर के जो स्टार्च का सफेद रूप होता है वो कैसा हो जाता है, तो कहेंगे स्टार्च अपने सफेद रूप से भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। स्टार्च के यह मॉलिक्यूल जो होते हैं अपचनीय होते हैं, अपचनीय होते हैं, परंतु जो स्टार्च का डेक्स्ट्रिन स्वरूप होता है वो कैसा होता है, सुपाच्य होता है, ठीक है। इसकी उपयोगिता क्या है मानव के जीवन में, तो डेक्स्ट्राइजेशन की उपयोगिता हमारे फूड प्रोसेसिंग के थ्रू बहुत ज्यादा होती है, जैसे ब्रेड का निर्माण, ब्रेड टोस्ट का निर्माण तथा डबल रोटी का निर्माण। इसके साथ साथ जो हमारी प्रतिदिन की रोटी होती है उसमें भी यह क्या करता है, यह क्रिया होती है, जिस कारण हमारी रोटी फूल करके क्या हो जाती है, सुपाच्य हो जाती है। और जब मानव के द्वारा स्टार्च के डेक्स्ट्रिन फॉर्म को या स्टार्च के परिवर्तित रूप जिसे हम डेक्स्ट्रिन कह रहे हैं उसको ग्रहण किया जाता है तो उसके चयापचय संबंधी विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।